एक मित्र ने लिखा है, जीवन में हर तरह के लोग हैं और अध्यात्म के जगत में भी निश्चित ही हर तरह के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग निंदा की प्रक्रिया में ही संलग्न रहते हैं, लेकिन कुछ लोग निंदा करने योग्य हैं भी। तो अगर ये सारी स्थितियां हैं तो इसमें हम क्या करें? निंदा करने योग्य हैं, ये हमारी एक धारणा है, हो सकता है वो हों, लेकिन अस्तित्व में एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी यूं ही नहीं होता। यहां जो कुछ भी है उसको पूरा अस्तित्व ही चाहता है। अगर पूरा अस्तित्व ना चाहे तो कुछ भी हो नहीं सकता। मनुष्य होने के नाते हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है चुनाव की, कि हम कुछ खास ढंग से चुनना चाहते हैं और वहीं पर सारी समस्या खड़ी होती है। लेकिन जीवन तो समग्रता में है, टोटलिटी में है। जब भी कोई किसी की निंदा करता है तो इससे इतनी ही बात पता चलती है कि वो व्यक्ति उससे किसी न किसी प्रकार से या तो प्रतिस्पर्धा में है, भयभीत है, या किसी न किसी रूप में उससे प्रभावित हो रहा है। अन्यथा निंदा की कोई जरूरत नहीं। और निंदा के भी अगर हम देखें तो बड़े ही अलग अलग ट्रैक होंगे। हर कोई हर किसी की निंदा नहीं कर रहा है। जैसे आध्यात्मिक लोग निंदा में संलग्न होते हैं तो अध्यात्म में बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी व्यवस्थाएं, सब में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी भी नहीं है और पूरी तरह से बुरी भी नहीं है। लेकिन एक खास संप्रदाय का व्यक्ति एक खास संप्रदाय के लोगों की निंदा में रुचि लेगा और ज्यादातर तो वो अपने ही संप्रदाय के लोगों की निंदा में रुचि लेगा जो उसके जैसे होंगे या उसकी ही किसी न किसी प्रक्रिया से जुड़े होंगे या उसकी जैसी ही व्यवस्था से जुड़े होंगे जिससे उसके हित प्रभावित होते होंगे। दूर दूर का संघर्ष और निंदा भी कई बार दूर दूर की होती है। हम जिस व्यक्ति की भी निंदा करते हैं उससे हमें सतर्क होना चाहिए। हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, हम उसको बुरा कहें वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको चोट पहुंचा रहा है। अन्यथा आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप रोज घर में रोटी खाते हैं, लेकिन कभी भूसे की निंदा तो नहीं करते कि गेहूं के साथ ये भूसा कहां चला आया, क्योंकि भूसा आप खा नहीं रहे, आपको भी भूसा खाने को मिला नहीं है। लेकिन गेहूं और भूसा वो एक समग्रता की प्रक्रिया है, टोटलिटी की प्रक्रिया है। हो सकता है आपकी रोटी में भूसा आ जाए तो आपको मुश्किल हो, लेकिन किसी के लिए भूसा चारा है, खाना है। कई पशु हैं उनके लिए वो आहार है, वो उसको स्वाद से खा रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। फिर गेहूं और भूसे का क्या, हम जितनी भी सामग्रियां हैं अपने जीवन में उनको देखें, सब कुछ उपयोग में आ जाता है और किसी न किसी के लिए वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए नहीं है वो एक अलग बात है। अब मनुष्य होने के नाते चूंकि हम पशुओं वाला स्वाद नहीं रखते हैं तो हम भूसे से बेफिक्र रहते हैं। कभी शायद ही किसी ने घर में गेहूं या आटा लाते हुए भूसे के बारे में सोचा हो। किसान हो, जानवर पालते हो, गाय भैंस हो तो भूसे के बारे में शायद सोचा हो, लेकिन आमतौर से कोई व्यक्ति नहीं सोचता। लेकिन अगर किसी के अंदर गाय भैंस पैदा हो जाए
और भूसा खाने में उसको कुछ स्वाद आने लगे, तब उसको परेशानी होगी, तब भूसे की निंदा भी करने लगेगा और भूसे के ऊपर अपनी तरह तरह की बातें भी रखने लगेगा। कुछ लोग भूसा खा जाते हैं, क्यों खाते हैं, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वास्तविक रूप में जीवन टोटलिटी में है। जिसको जिधर जाना है वो उधर चला जाता है, जिसको जिधर नहीं जाना है वो उधर नहीं जाता। समस्या कहीं है ही नहीं। मनुष्य के साथ समस्या वास्तव में इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सब कुछ बसता है। अगर हम मानवीय विकास की यात्रा करें तो यहाँ विकास क्रम की जितनी भी यात्रा है वो सब हमारे अंदर बसती है। हर किस्म की रुचियां, हर किस्म के आकर्षण, हर किस्म की चीजें हमारे अंदर बसती हैं। तो कब किस व्यक्ति के अंदर क्या जाग रहा हो ये कोई जानता नहीं। कब किसकी किस चीज में रुचि पैदा हो जाए कोई भी नहीं जान सकता। तो मनुष्य अपने आप में इसलिए एक अचंभा है। रहा सवाल आध्यात्मिक जगत में, तो मुझे लगता है कि यहां भी पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है और कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है। जिसको जो तलाशना होता है वो उसको तलाश लेता है। सब सामने फैला हुआ है। इसीलिए किसी को ये कहना कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, या इसको उधर नहीं जाना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, ये सही है यही करना चाहिए, ये सारी बातें बेमानी है। अपने जीवन में हम सामान्य चीजों के बारे में भी कभी किसी की राय नहीं लेते। ना उस पर हम कोई दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, ना कोई मनोविज्ञान पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हमको जो खाना है खाते हैं, जो नहीं खाना है नहीं खाते हैं, जो पहनना है पहनते हैं, जो नहीं पहनना है वो नहीं पहनते। ज्यादा से ज्यादा अपने कुछ प्रियजन है उनकी थोड़ी बहुत राय मायने रख सकती है, लेकिन उससे ज्यादा वो भी मायने नहीं रखती। तो हर व्यक्ति उस तरह से अपने स्वभाव के हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन जब आंतरिक जगत की बात आती है तो चूंकि आंतरिक जगत में स्वभाव बड़ा निश्चित नहीं है, तय नहीं है, तो लोग ऊपर से भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। लेकिन ये बात बस उतनी ही है कि हम आंतरिक ढांचे को, मनोविज्ञान को अभी ठीक ठीक नहीं जानते। अगर हम जाने तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा फिजिकल मेजरमेंट है, जैसे हमारे शरीर का एक मेजरमेंट है, हम वैसे ही कपड़े पहन पाएंगे जैसा हमारा शरीर का मेजरमेंट है। वैसे ही हमारा इंटरनल मेजरमेंट, उसके भी पैमाने हैं, मानसिक ढांचे की भी एक व्यवस्था है। तो उस मानसिक ढांचे के हिसाब से ही व्यक्ति अपने जीवन में चुनाव करेगा। वो अच्छा है या बुरा, इसको कहा जा सकना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी अच्छी चीजें बुरी चीज की तरफ ले जाने वाली बन जाती हैं और कभी कभी बुरी चीजें अच्छी चीज की तरफ ले जाने वाली बन जाती हैं। तो पहली चीज तो मुझे लगती है ऐसी कि अध्यात्म जगत में निंदा का कोई महत्व नहीं है और उसकी कोई जगह नहीं है। सबको जीने पनपने की सहूलियत यहाँ पर है और सब अपने अपने ढंग से कहने, करने, जीने की स्वतंत्रता रखते हैं। जिसको जो होना है वही होगा, जिसको जो नहीं होना है वो नहीं होगा, बस। तो इसलिए पूरी निश्चिंतता से चलना चाहिए। हमको क्या करना है या हमको क्या नहीं करना है, इस बारे में हमको विचार करना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि अरे ये व्यक्ति तो पूरे समाज को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, ये विचारधारा आ गई तो क्या हो जाएगा। कितने लोग आए और चले गए, कितनी विचारधाराएं आई और चली गई। मनुष्य जैसा है वैसा ही है, मनुष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी बड़ी प्रभावशाली विचारधाराएं आई, लोगों ने उनसे लड़ाइयां लड़ी, उनको जितनी देर रहना था विचारधाराओं को उतनी देर रही और जब उनको जाना था चली गई। आमूल चूल रूप से, यानी कि गहराई से कुछ भी
यहाँ पर टिकता नहीं है। और अगर कोई चीज पैदा हो रही है तो इसका अर्थ इतना ही है कि मानवीय मन में, ह्यूमन माइंड में या ह्यूमन बॉडी माइंड में उसकी जरूरत पैदा हो गई होगी। उस जरूरत की वजह से ही ये चीजें पैदा हो रही हैं। जैसे हमने एक अलग एंगल से इस पर कई बार बात करी है कि आज के हमारे वक्त में टेररिज्म है, आतंकवाद है, बहुत लोग विचलित हैं। बहुत गहराई में अगर जाएंगे तो यही दिखाई देगा कि वो तो हर व्यक्ति के भीतर है, और वो जो भीतर का आतंकवाद है व्यक्ति के भीतर का, बिट बाय बिट वो इनलार्ज होकर कुछ लोगों को मीडियम बना लेता है और वो एक बड़े पैमाने पर कुछ करने लगते हैं। दूसरी बात ये देखें कि अस्तित्वगत शक्तियों का अपना काम, एग्जिस्टेंशियल कंपैशनेट फोर्सेज का, जो करुणा में शक्तियां हैं, उनका काम। कितना भी बड़ा आतंकवाद फैल गया हो, लोगों के पास कितने भी वेपन्स हों, कितने भी रिसोर्सेज हों, लेकिन बहुत बड़ा कोई कांड नहीं होता है। होते रहते हैं, वो भी दुखद होते हैं, लेकिन फिर दुखद तो दुर्घटनाएं भी होती हैं। किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से उतने लोग कहां मरते हैं जितने हर साल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। दुखद तो हर पहलू है, और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कुछ हो गया, ये विनाश का काम तो जीवन में चलता रहता है। लेकिन पहले के वक्त में आज के जैसा आतंक का रूप नहीं था, क्योंकि लोग कमोबेश शांत थे, जीवन में संघर्ष था, और जीवन के संघर्षों ने उनको एक अलग किस्म की शांति दी थी, और शांति के साथ जीवन में जीने की, आगे बढ़ने की, आपस में सौहार्द, प्रेम विकसित करने की जरूरत दी थी। जैसे कि प्रेम विकसित करना भी एक जरूरत होती है। हम जिस प्रेम की बात करते हैं एज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ माइंड, वो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर से जब आतंक होता है तो लोगों में प्रेम ज्यादा उपजता है। कभी ऐसा देखा नहीं? परिवार में संकट गिर जाए, लोगों में आपस में प्रेम बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे का हालचाल पूछने लगते हैं। अभी अर्थक्वेक आ जाए, अभी सबके फोन बजने लग जाएंगे, वो लोग भी हालचाल पूछ लेते हैं जो कभी किसी का नहीं पूछते, क्योंकि उनको अपना भय है। अपना भय कम करने के लिए वो दूसरे का कम करते हैं, तो एक प्रक्रिया चल जाती है। दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए, इसीलिए युद्ध में एक आकर्षण है लोगों को, अचेतन। लोगों को लगता है क्यों लोग इतने युद्धवादी हैं, क्योंकि उनके अंदर इच्छा कुछ और है, लेकिन उनका अचेतन मन धक्का कहीं और दे रहा होता है। इच्छा है कि लोग आपस में मिलें, जुलें, प्रेम बढ़े। संकट आ जाए तो प्रेम बढ़ जाएगा, मिलना जुलना पड़ेगा, पानी खाना कम होगा, क्राइसिस होगी, बांटना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और फिर आपको लगातार सतर्क बने रहने की चुनौती होगी। तो आतंक की जो आज की स्थिति है वो व्यक्ति को सतर्क बने रहने का दबाव पैदा करती है, क्योंकि विज्ञान के विकास के साथ हमने इतना कंफर्ट लेवल विकसित कर लिया है कि आज सचमुच में एक व्यक्ति अगर उसके पास एक निश्चित मात्रा से ज्यादा धन हो तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। इतना धन है, निश्चित मात्रा से थोड़ा ज्यादा मैं कह रहा हूं, तो वो अपने धन के माध्यम से ही सब कुछ मैनेज कर सकता है, उसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं। ये अलग बात है कि वो हो सकता है मैकेनिकल हो जाए, मशीनी हो जाए, अलग थलग हो जाए, वो सब अलग बात है। और उन सुविधाओं के चलते हुए व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि सुविधा इतनी है कि कोई दबाव ही नहीं है। तो आज के वक्त में जिसको हम एसेंशियल इविल मानते हैं, टेररिज्म, मैं हमेशा से कहते चला आया हूं कि वो लोगों को जगाने का एक बड़ा माध्यम बन के उभरा है। कितनी भी सुविधा हमारे पास हो, हम कितने भी सुरक्षित हों, कितने भी संपन्न हों, लेकिन जब हम चलते हैं किसी फ्लाइट से, किसी
डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर, तो थोड़ी शंका बनी रहती है कि सब ठीक ठाक बीत जाएगा या नहीं, हम पहुंच जाएंगे या नहीं। तो लोगों के ऊपर एक दबाव है सजग होने का, और दबाव है उनके ऊपर ज़्यादा संवेदनशील होने का। उसे कितना वो समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो एक अलग बात है। जीवन की अनिश्चितता का, जीवन की असुरक्षा का उनके सामने सारा परिदृश्य है। क्योंकि हमारे पास अगर सुविधाएं बहुत हों तो हम एक सुरक्षित ढांचा, एक ककोन बना लेते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, तो व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सब पंजों के बल है, सबके ऊपर एक दबाव है। अब ये अच्छा है या बुरा, इसका आकलन टोटलिटी में अगर हम करें तो मैं एक अलग साइड दिखा रहा हूं। ये अलग तरह से देखना है कि ये हमारे ऊपर जागने का एक दबाव भी है। तो शायद कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सजग हों, अवेकन हों, तो उसकी जरूरत ना रहे। यानी कि जो प्रक्रिया अस्तित्व में पैदा हुई है वो हो सकता है धीरे धीरे खत्म हो जाए, रेमेडी के तौर से। उसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से, तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं अलग अलग कारणों से, और वो टोटलिटी का ही बाई प्रोडक्ट होता है। इसलिए देखने का बस केवल दृष्टिकोण है हर चीज को।